हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है अधिकतम धारा का मान। ठीक, इसमें दिया गया है कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते हैं और ई का मान दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक, उसमें प्रतिरोध दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर का मान दिया गया है 0.4 ओम। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे बैटरी से ली गई धारा I इक्वल सूत्र होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। और अधिकतम जहाँ पर कैपिटल R है प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल Y प्रतिरोध हो जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अधिकतम धारा की अवस्था में जो कैपिटल R का मान होता है Y प्रतिरोध का होता है 0। तो अब देखेंगे I कितना आ जाएगा। तो I इक्वल लिखेंगे ई का मान है 12 वोल्ट और स्मॉल r का मान 0.4। पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगी, कितना कटेगा ये 30 बार। ठीक है, 30 एम्पियर आ गई धारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। इसमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है और एक कंडीशन दे रखी है, जब परिपथ बंद हो जाए तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू दे रखी थी 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम स्मॉल आर से लिखते हैं उसका मान दिया गया 3 ओम और धारा दे रखी थी इसमें 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसका चित्र हो जाएगा। तो हमें निकालना था इसमें वायु प्रतिरोध का मान, कैपिटल आर का मान निकालना था कि कैपिटल आर कितना होगा यहाँ पर। तो आई इक्वल वही फॉर्मूला ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, तो देखेंगे आई का मान कितना 0.5 और कैपिटल ई का मान 10 दिया गया और कैपिटल आर हमें निकालना है और प्लस स्मॉल आर कितना है 3 है। यहाँ देखो पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो R+3 हो जाएगा 20। तो हम कहेंगे R का मान आ जाएगा 20 - 3 17 ओम। ये R की वैल्यू आ गई। तो इसमें सेकेंड कंडीशन थी कि जब परिपथ बंद है तब टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो जब परिपथ बंद होता है तब टर्मिनल विभवांतर के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल E माइनस IR। तो E का मान 10 था, I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 3 था। तो सॉल्व कराएंगे इसे मिला तो B इक्वल 10 - 1.5 तो कितना बचेगा 8.5 वोल्ट। तो ये परिपथ बंद होने पर किसका मान आ गया टर्मिनल विभवांतर। ये हमारा आंसर है। तो देखें क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा। ये क्वेश्चन इसका टॉपिक हट गया है प्रतिरोधों के संयोजन का, जैसे दिखाते भी हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए जो रेड में लिखा हुआ है ये टॉपिक हट गया है प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वनुक्रम संयोजन। ठीक, इसलिए इसका न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। हमें अवयव का ताप निकालना है। इसमें प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक दिया गया है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग।
तो इस क्वेश्चन में दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध अर्थात R27 इक्वल हो जाए 100 ओम। 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध तो R1 ले लिया, तो R1 है दिया गया उसमें 117 ओम। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा दिया गया 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल, जिसके ने फॉर्मूले अप्लाई किया तो बन गया R1 माइनस R27 बटे R27 ब्रैकेट में T माइनस 27। इसके हम लोग मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान दिया था 1.70 इंटू 10⁻⁴। R1 का 117 मान था, R27 का 100 था मान, और R27 का 100 है और T माइनस 27। जब इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे तो मिलेगा हमें 1027 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? हमें प्रतिरोधकता निकालनी है, प्रायोगिक ताप पर निकालनी है। तो देखते हैं इसमें तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए दिया गया था 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई स्मॉल एल दी गई थी 15 मीटर। तार का प्रतिरोध कैपिटल आर दिया गया था 50 ओम। हमने मान लिया कि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है, तो रो के लिए सूत्र होता है आर ए अपॉन स्मॉल एल। तो आर का मान 5 दिया गया था, ए का मान 6.0 इंटू 10⁻⁷ दिया गया था और एल का मान 15 है। इसको सॉल्व कराएंगे तो हमें रो का मान मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 7 में दिया गया है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक, तो इस क्वेश्चन में दिया गया था सिल्वर के तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध अर्थात R27.5 दिया था 2.1 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर के तार का प्रतिरोध अर्थात R100 इक्वल 2.7 ओम दिया है। हमने मान लिया कि सिल्वर के प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, तो अल्फा का सूत्र होता है RT2 माइनस RT1 अपॉन R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक, तो RT2 के रूप में R100 काम कर रहा है और RT1 के रूप में 27.5 और R1 वही 27.5। तो T2 कितना टेम्परेचर T2 100 है और T1 27.5। इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा इक्वल 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस। यही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन 8 दिया गया है निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया गया था विभवांतर 230 वोल्ट। तो स्टार्टिंग में 27 डिग्री सेल्सियस पर जो धारा हो जाएगी I27 वो दी गई थी 3.2 एम्पियर और अंत में टी डिग्री सेल्सियस ताप पर जो धारा थी वो थी 2.8 एम्पियर। कमरे का ताप दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस। तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान दिया गया था 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हम कहें 27 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध
फिर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आर इक्वल वी अपॉन आई होता है, आर इक्वल क्या होता है वी अपॉन आई। ठीक, तो इसी से बना लिया हमने, आर 27 क्या हो जाएगा वी अपॉन आई 27। तो v की वैल्यू है 230 और i 27 का मान है 3.2। इसको हम सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 2300/32 ओम। इसी तरीके से टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो आर टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बी अपॉन आई टी डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमने सॉल्व कराया तो ये भी हो गया, देखो यहाँ पर 2300/28 था, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। ठीक, 28 ओम। प्रतिरोधता गुणांक अल्फा का सूत्र आर टी माइनस, सूत्र अप्लाई किया तो बन गया आर टी माइनस आर 27/R27 ब्रैकेट में टी माइनस 27। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आर टी का मान रख दिया, आर 27 का मान रख दिया, फिर आर 27 का मान रखा और टी माइनस 27। जिसको हम लोग सॉल्व कराएंगे तो टी की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 867.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन 9 में है, चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रत्येक ब्रांच में धारा ज्ञात करना है। ठीक, ब्रांच कौन कौन सी, जैसे ए बी में कितनी धारा होगी, ठीक है, बी सी में कितनी धारा होगी, ए डी में कितनी धारा होगी और डी सी ब्रांच में कितनी धारा होगी, हमें इसमें ये ज्ञात करना है। ये चित्र दिया गया है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चित्र का ये सॉल्यूशन फिगर है, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि आई धारा यहाँ से निकल रही है। ठीक, तो यहाँ इस ब्रांच में धारा पहुँच गई I1, तो इसमें धारा कितनी बचेगी, आई धारा निकली, यहाँ I1 पहुँच गई है, तो जो धारा बच जाएगी वही धारा कहाँ पहुँच जाएगी, ए डी ब्रांच में पहुँच जाएगी। तो I1 यहाँ पहुँच गई थी, यहाँ बची कितनी, आई से यदि I1 घटा दो तो धारा यहाँ पर मिल जाएगी इस ब्रांच में। ठीक, तो और यहाँ पर धारा कितनी पहुँच गई, I2 पहुँच गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितनी बचेगी, I1 माइनस I2 यहाँ बचेगी। ठीक है, इसी प्रकार DC ब्रांच में धारा कितनी बचेगी, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक, अब यहाँ लूप बन रहा है, लूप ABDA। ठीक, तो लूप ABDA में देखेंगे हम लोग धारा वितरण, तो लूप के नियम से देखेंगे यहाँ पर, तो प्रतिरोध संगत धारा, ठीक, तो प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, धारा कितनी I1, तो 10 I1। इसी प्रकार 5 या इसमें देखेंगे 5 के साथ क्या धारा I2, तो 5 I2 माइनस का। ठीक, यहाँ देखेंगे प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध 5 ओम है, तो 5 के साथ धारा कितनी I1 माइनस I1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक, फिर से एक बार समझ लो, लूप हम यूज़ कर रहे हैं ABDA में। इसमें लूप का नियम ये कहता है कि धारा और उसका संगत प्रतिरोध, तो धारा कितनी है I1, संगत प्रतिरोध कितना है 10, तो 10 I1। उसी प्रकार 5 I2, इसमें देख रहे हैं 5 I2 और इसमें क्या है देखो 5 I माइनस I2, ये कितना हो जाएगा 0। इसको हम सॉल्व कराएंगे तो ये मिलेगा 3I1 प्लस I2 इक्वल I। समीकरण फर्स्ट। अब लूप लगा दें BCDB में, BCDB इस लूप में देखेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 5I माइनस I2 माइनस का 10 I माइनस I1 प्लस I2, यह कितना था 10 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 I2 इक्वल कितना होगा 0। ठीक, जब इसको भी सोल्व कराएंगे तो इस मिलेगा हमें 3I1 माइनस 4I2 इक्वल 2I। समीकरण हो गया सेकेंड। जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें I1 का मान प्राप्त होगा 2I/5 और I2 का मान प्राप्त होगा -I/5। ये समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब लूप उठाएंगे हम लोग ABCEFA में, तो इस लूप में देखेंगे यहाँ विद्युत भागफल कितना है E है। ठीक, तो E का मान कितना है 10, तो 10 इक्वल हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 10I, ठीक है, प्लस 10, देखो
10i प्लस 10i1 प्लस 5i1 माइनस 5i2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस 3i1 माइनस i2। समीकरण कौन सा हो गया? चौथा। सब i1 व i2 के मान समीकरण थर्ड और फोर्थ में रखने पर हमें i1 और i2 के मान रखने हैं समीकरण तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हुई थी। तो i1 और i2 के मान रखेंगे समीकरण 4 में। तो जब समीकरण 4 में ये समीकरण 4 दिया गया है, इसमें हम लोग i1 का मान उठा के रखेंगे और i2 का मान रखेंगे, तो हमें मिलेगा i का मान 10/17 एम्पियर। ठीक है, जब हमें i का मान मिल गया तो हम यहाँ से i का मान यहाँ रखकर हम लोग i1 और i2 का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हमें i1 का प्राप्त हो जाएगा 4/17 एम्पियर और i2 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का i2 कितना, माइनस का i/5 है, तो इसको रखेंगे -2/17। जब हमें i1 का मान प्राप्त हो गया, i2 का मान प्राप्त हो गया, i का मान प्राप्त हो गया है, तो हर एक जितनी ब्रांच दे रखी हैं उतनी ब्रांच में हम लोग धारा निकालेंगे। जैसे ब्रांच ए बी में धारा कितनी हो जाएगी, i1 जा रही थी तो 4/17। ब्रांच बी सी की बात करें तो धारा i1 माइनस i2 थी। ठीक है, तो 6/17। ब्रांच ए डी की बात करेंगे तो धारा i माइनस i1 थी, तो i का मान रखा और i1 का मान रखा तो हमें 6/17 प्राप्त हो गई। फिर ब्रांच डी सी की बात करें तो डी सी में भी धारा निकाल लेंगे, i माइनस i1, ये डी सी है तो i माइनस i1 प्लस i2 मान रखें तो मेरे प्राप्त हो जाएगा 4/17। ठीक, तो क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 का ए पार्ट है, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S इक्वल 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर का प्रतिरोध निकालना है इसमें हमें। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में ली जाती है? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु हो या फिर मीटर सेतु हो, इसमें प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं। इसका बी पार्ट कह रहा है कि आर तथा एस को अंतर्बल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। यदि सेतु के सी पार्ट है, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर्बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए इसमें, तो देखते हैं फर्स्ट को। तो यहाँ बिंदु ए है, ठीक, ये बिंदु बी है, ये इसका परिपथ फिगर दिखाया गया है। तो इसमें बिंदु ए के संतुलन बिंदु दिया गया 39.5, अर्थात यहाँ पे एल का मान दिया गया है 39.5। ठीक, सेंटीमीटर में है। प्रतिरोधक एस का मान दिया गया है 12.5 ओम। तो देखते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की शर्तानुसार R/S होता है L/100 माइनस एल। तो यहाँ एस यहाँ पहुँच जाएगा तो R इक्वल हो जाएगा L/100 माइनस एल इंटू एस। एल का मान रखेंगे, एल का मान देगा 39.5 था, यहाँ पर 39.5 इंटू एस का मान 12.5/100 माइनस 39.5। सॉल्व कराएंगे तो प्रतिरोध आर कितना आ जाएगा, 8.16 ओम। ये तो आर का मान निकाल लिया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे हम लोग मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो मीटर सेतु में समायोजन पर लगे प्रतिरोध पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि मीटर सेतु अथवा व्हीटस्टोन सेतु में मोटी कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं तथा मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, क्योंकि सूत्र होता है R अनुपात 1/A। ठीक, यदि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अतः मोटी कॉपर पट्टी के कारण संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। यह इसके मान से लिखेंगे। ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा अपना, यदि R व S एक दूसरे के स्थान पर बदल दिए जाएं तो संतुलन की लंबाई भी बदल जाएगी। अतः परिवर्तन संतुलन लंबाई जो हो जाएगी वो बी पार्ट के लिए हो जाएगी 100
-39.5 हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखते हैं हम लोग। यदि गैल्वेनोमीटर का सेल बदल दिए जाएं तब संतुलन बिंदु प्राप्त हमें नहीं होगा तथा गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं होता है। ये क्वेश्चन हो गया 10वां। 11वां क्वेश्चन दिया गया 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबंध करने का क्या उद्देश्य है? जिसमें बैटरी का विद्युत वाहक बल ई का मान दिया गया 8 वोल्ट, डीसी सप्लाई का विद्युत वाहक बल वी का मान दिया गया 120 वोल्ट। क्योंकि बैटरी परिवर्तित कर दी गई है अतः प्रभावी विद्युत वाहक बल जो ई का जो मान होगा वो हो जाएगा V माइनस ई। तो V का मान 120 था हमारे पास और E का मान था 8, तो E हो जाएगा अपने पास 112 वोल्ट। तो परिपथ में धारा निकाल लेंगे तो धारा I होती है E अपॉन आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। ठीक, तो यहाँ से जब इनके मान रखेंगे E का मान 112 रखेंगे। ठीक है, स्मॉल r का 0.5 दिया गया है, कैपिटल R का 15.5। इसको सॉल्व कराएंगे तो मिलेगा हमें 7 एम्पियर। ठीक, ये इसका आंसर है। इसका टर्मिनल तो उसमें ये भी कहा गया क्वेश्चन में कि 8 वोल्ट की बैटरी 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित की जाती है, अतः 8 वोल्ट की बैटरी का टर्मिनल विद्युत वाहक बल इसके विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। तो कहेंगे टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा V इक्वल E प्लस आई आर। तो V इक्वल E का मान 8 दिया गया था, ठीक है, और I का मान 7 है और R का मान 0.5। तो V हो जाएगा 11.5 वोल्ट। यहाँ स्मॉल ई यूज़ की जाएगी। एक आंसर हमारा ये आ गया। उसको कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मूल उद्देश्य होता है बाह्य सप्लाई से ली गई धारा को नियंत्रित करना, अंततः परिपथ धारा बहुत अधिक हो जाएगी। अब बोला क्वेश्चन देखते हैं 12। क्वेश्चन 12 है एक पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 36.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? हमें दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या करना है? तो E1 का मान इसमें दिया गया था 1.25 वोल्ट, L1 का मान 35 सेंटीमीटर, L2 63 सेंटीमीटर। तो सूत्र हो जाएगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। ये सूत्र होता है। ठीक, तो E1 का मान दिया था 1.25, E2 में ज्ञात करना है। L1 35 है, L2 63 दिया गया है, तो E2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2.25 वोल्ट। यही इसका 12वें का आंसर है। क्वेश्चन 13 में कहा गया है यदि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर -3 आकलित की गई है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाय करने पर इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? समय ज्ञात करना है। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसमें जो धारा बह रही है वो बह रही है 3.0 एम्पियर। तो I का मान 3.0 हो जाएगा, A का मान 2.0 इसके बाद -6 हो जाएगा। ताकि लंबाई L का मान हो जाएगा 3 मीटर। संख्या घनत्व का मान है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तो इसमें N का मान 8.5 इसके बाद 28 प्रति मीटर क्यूब, L का मान 3 मीटर, A का मान 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, I 3 एम्पियर, E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम।
समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी के रूप में इसकी लंबाई काम करेगी और चाल के रूप में काम करेगा इसका अपवाय वेग या फिर अनुगमन वेग। और आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, तो वी डी बराबर यहाँ से हो जाएगा आई अपन एन ई ए। सो इनको फर्स्ट में इसका मान रख देंगे तो हमें टी का मान प्राप्त हो जाएगा एल एन ई ए अपॉन आई। जब इसमें सभी पदों का मान रखेंगे तो हमें टी का मान प्राप्त हो जाएगा 2.72 इंटू इसके बाद 4 सेकेंड। इसको सॉल्व कराएंगे तो हमें समय मिलेगा 7 घंटा 33 मिनट। यही इसका आंसर है। तो विद्युत धारा चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर होते हैं, सब समाप्त हो गए। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं एक बार फिर से न्यूमेरिकल सभी दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। ओके, थैंक यू।